सच टेलीविज़न के इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद नाजरीन। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। फैसला जमहूर के साथ आज हम आपको सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में सूबाई असम्बली की नशिस्त हल्का PB 43 से यहाँ पे जो इंतखाबी सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो किस तरह चल रही है और यहाँ पे सियासी जमातों ने इस बार इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की है। सूबाई असम्बली की ये इंतहाई अहम नशिस्त है। इस नशिस्त पर इस बार जो सियासी जमातें कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनकी जानिब से तमाम जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा गया है। सियासी गहमा गहमी की क्या सूरत हाल है और आने वाले आम इंतखाबात के लिए यहाँ पे जो मंशूर रखे गए हैं आवाम के सामने जो पेश किए जाएंगे उनके वोट के हसूल के लिए वो क्या है और वोटर्स की बिलखसूस इस हल्के के हवाले से जो नामजद उम्मीदवार हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं, माजी में इस हल्के में क्या सूरत हाल रही है, कौन सी सियासी जमातें यहाँ पे कामयाब होती रही हैं और इसी तरह इस वक्त जोग्राफियाई पोजीशन क्या है इस हल्के की। इन तमाम अमूर से इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इस हल्के के जो नुमाइंदे हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आज़ाद हैसियत में भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से भी उनसे भी आप मुलाकात कराएँ और इसी तरह जो मुख्तलिफ वोटर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं, किस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के मौजूदा खासकर जो हालात हैं, जो सियासी सूरत हाल है, इसी तरह जो इक़्तिसादी बहरान है इस सूबे के और यहाँ पे जो देरीना मसाइल हैं किस तरह उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे हिकमत अमली सामने लाई जा सकती है और तवक्कुआत क्या है। इन तमाम अमूर का जायज़ा लेने के लिए हम जाएंगे, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इस वक्त यहाँ पे हम जहाँ मौजूद हैं ये नाज़रीन बलूचिस्तान असम्बली की इंट्रेंस पोर्शन है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे मेन जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी मजमूई जो तादाद है अगर उनकी हम बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली की जो सूबाई मुख्तलिफ नशस्तें हैं उनकी तादाद मजमूई तौर पर तो 65 है, लेकिन 51 जनरल नशस्तें हैं जिनमें 11 नशस्तें जो हैं ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, जबकि 3 दीगर नशस्तें जो हैं वो अक़लियती जो मेंबर्स हैं उनके लिए मुख्तस की गई हैं। ये जो नशस्त है सूबाई असम्बली की PB 43 इसकी अगर हम जोग्राफियाई पोजीशन पे बात करें तो मजमूई तौर पर यहाँ पे 2.5 लाख के करीब जो आबादी है वो हालिया जो सेंसस के दौरान रिकॉर्ड की गई थी वो वाज़े किए गए हैं वो स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 1.5 लाख के करीब बताई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसी तरह जो कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स जो कि हतमी लिस्ट अवेज़ा की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके मुताबिक 49 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से इस नशिस्त पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। माजी की अगर हम बात करें तो 2018 के जब इंतखाबात हुए थे नाज़रीन उन इंतखाबात में इस नशिस्त से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो कि बलोच कॉन्फ्रेंस जमात है उनकी जानिब से जो नामजद उम्मीदवार थे अख्तर हुसैन लांगो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और 15,500-12 हज़ार के करीब वोट उन्होंने हासिल किए थे। और उस दौरान जब वो सूबाई असम्बली तक पहुँचे थे तो उन्होंने किस तरह इस हल्के के लोगों के जो मसाइल थे उन पर तवज्जो दी या जो देरीना दीगर मामला थे उनको उन्होंने सूबाई असम्बली के प्लेटफॉर्म से किस तरह उजागर किया, ये तमाम मामला भी इस प्रोग्राम में हम उजागर करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि ये जो हल्का है स्पेसिफिकली ये हल्का सूबाई असम्बली के साथ साथ कौमी असम्बली की नशिस्त NA 263 के हदूद में भी आता है, तो हम ये भी जायज़ा लेंगे कि इस हल्के के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं अगर वो दस्तियाब होते हैं तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तमाम सूरत हाल का उनकी गुफ्तगू के दौरान भी अहाता कर सकें। इस वक्त ये जो इलाका है नाज़रीन इस इलाके के यहाँ पे हल्का जो है किन किन इलाकों पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो क्या है इस हवाले से हम आपको लेके चलेंगे इस हल्के के अंदरूनी पोर्शन की जानिब जहाँ पे हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों और वहाँ के वोटर से कराएंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम सूबाई असम्बली की नशिस्त हल्का PB 43 के हदूद में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जिसको बहुत अहम करार दिया जाता है इस हल्के के हवाले से क्योंकि यहाँ पे जो अहम सियासी रहनुमा हैं उनकी न सिर्फ रिहाइशगाहें वाक़या हैं बल्कि यहाँ से माजी में जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे हैं नवाब मोहम्मद असलम रईसानी कुछ ही फासले पर सरावान हाउस वाक़या है। इस इलाके की क्या सूरत हाल है और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो क्या समझते हैं कि माजी में यहाँ पे क्या सूरत हाल
रही है और उनके साथ जो वादे किए गए थे उनको किस हद तक अमली जामा पहनाया गया है, इस हवाले से उनकी विज़न इस वक्त क्या है और अभी हाल ही में इनके साथ जो नए मंशूर उनके सामने रखा गया है मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी वोट के हुसूल के लिए, उसको वो किस तरह देखते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं इन वोटर्स के साथ। अब ये बताइएगा कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी है और लोग ये समझते हैं कि माजी में भी हमारी मुख्तलिफ लोगों से जब बात हुई तो लोग ये शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि जो जिस तरह दावे किए गए उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। आप ये बताएं कि आप इस इलाके में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, इस सूरत हाल को ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इलाके को जो है ना ये तवज्जो दी। ये बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत क्वेटा और बिल्कुल क्वेटा शहर का वस्त सेंटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ क्या हालत है, खंडरात बने हुए हैं, ये रोड का टूट फूट है। ये तकरीबन 2 साल से ये हालत बना हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर तरक्याती काम या सियासी नुमाइंदों के हवाले से हम बात करें जो काम हुए हैं, तो हमारे इस इलाके में जब डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब यहाँ पे MPA बने थे तो उन्होंने गर्ल्स स्कूल, इससे पहले कच्चा मकान में किराए के मकान में रह रहे थे, उन्होंने ये गर्ल्स स्कूल बना के दिया। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 15 साल बाद या 20 साल बाद नवाब अयाज जो गिज़ई यहाँ पे कामयाब हुए थे तो उन्होंने गर्ल्स कॉलेज बना के दिया और तकरीबन 12-12 बना के दिए। लेकिन इसके बाद ये 5 साल 2018 से ये आज 24 है, ये इलाका बिल्कुल ऐसा वीरान खंडरात। यहाँ पे जो MP आया तो उसने बिल्कुल 5 साल में एक दौरा तक यहाँ नहीं किया कि यहाँ के हालात लोगों से पूछे कि क्या आप लोग के मसाइल है, तो हालात तो ठीक नहीं है। ठीक है, MPA को भी तवज्जो तो लाजमी देना चाहिए कि इलाके के छोटे मसाइल हो वो हल हो, लेकिन क्वेटा शहर के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, जिस तरह के कराची के लिए हुआ है, जिस तरह से लाहौर के लिए हुए, इस्लामाबाद के लिए हुए या पेशावर के लिए। ये सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ MPA फ़ंड और MNA फ़ंड से मसले हल नहीं होने हैं। ठीक है, MPA और MNA को भी तवज्जो देना होगा, छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उसमें उन्होंने काम करना होगा। लेकिन मेन जो मसला है यहाँ पे सड़कों को कुशादा करना, पानी के मसले, गैस प्रेशर का मसला है, पार्कों का मसला है, अस्पताल का मसला है और बहुत से मसले, उसके लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। अब सबका गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में कोई 800 अरब रुपए तरक्याती काम के नाम पे जो है ना रिलीज़ हुए हैं। पूरा सूबा, जब सूबाई दारुल हुकूमत का ये हाल है तो तुरबत में क्या हाल होगा और पशीन में क्या हाल होगा, चमन में क्या हाल होगा और जोब में क्या हाल होगा। अब ये बताएं कि आपके इलाके में जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, ये तो वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि माजी में ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ इसलिए रहा क्योंकि वज़ीर-ए-आला का घर इसी रोड पर ही वाक़या था। तो अब सरावाना उस बदस्तूर इजरी वाक़या है और अहम शख्सियात यहाँ से माजी में भी कॉन्टेस्ट करती रही हैं और इस बात भी इंतखाबात में उनकी जानिब से उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो इस इलाके के लोगों ने क्या उनसे रब्ता नहीं किया कि ये मामलात इस तरह दिन ब दिन बिगड़ क्यों रहे हैं, इनका कोई हल क्यों निकल नहीं रहा? देखिए, यहाँ सिर्फ नवाब असलम रईसानी की बात नहीं कि सरावान हाउस यहाँ पे है, यहाँ पे 4 साबिक वज़ीर आला और भी हमारे इस यूनियन काउंसिल में उनके घर है। तवज्जो तो किसी ने नहीं दी, तो देना चाहिए। सिर्फ इस इलाके को नहीं, पूरे सूबे को तवज्जो देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये तो मेन दारुल हुकूमत है, यहाँ पे तो बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि दूसरे सूबों से जो लोग आते वो पहला क्वेटा शहर देखने आते हैं। क्वेटा शहर आप जब सरियाब से इंटर होते हो तो यहाँ से आपको खंडरात नज़र आते हैं, तो बाकी सूबा तो है दर पदर। तो जो भी हुकूमत आए उनको तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं कि यहाँ पे जो जिस तरह निशानदेही की इस वोटर की जानिब से सामने आई कि हल्के में बहुत ज़्यादा दावे तो किए गए कि काम किए जाएंगे या लोगों के जो मसाइल है वो हल किए जाएंगे, लेकिन शायद जिस तरह वोटर्स ये बता रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत पे वो नहीं उतर रहे हैं। तो जानते हैं कि बाकी वोटर्स क्या कहते हैं। अब ये बताएं कि यहाँ पे इस हल्के में जिस तरह मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई तो लोग तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे उनके मसाइल को संजीदगी से लिया ही नहीं गया।
تو यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके इलाके में तो कंस्ट्रक्शन का काम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना यहाँ पे कोई सड़कों की हालत ज़ार बेहतर है, ना बड़े बड़े जो नाले जिस तरह दावे किए गए थे कि इस हल्के में बनाए जाएंगे वो यहाँ पे कायम किए गए हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन का कोई उस पर काम हुआ है। अब इस ओवरऑल सूरत को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी तो एक विजन भी है इस हवाले से, माजी में आपके यहाँ पे मकामी लोग भी बड़े पैमाने पर इंतखाबात का हिस्सा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक आपने सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा की बात की, जब 1970 में सूबे बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया और सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा को सूबाई दारुल हुकूमत बनाया गया तो उसको 53 बरस हो गए। बदकिस्मती से सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा पर उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई जिसका ये अक़दार है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ MPA और MNA फंड से क्वेटा के मसाइल हल नहीं हो सकते। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के लिए मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान करना होगा, इसकी सड़कों को कुशादा करना होगा, यहाँ पर पार्कों की ज़रूरत है, दरख्त लगाने होंगे, निकासी आपका सबसे बड़ा मसला है, उस चीज़ को आज तक नज़रअंदाज किया गया है। तो हमेशा इलेक्शन में तो अवामी नुमाइंदे वादे करते, यकीनन थोड़े बहुत काम भी किए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अरकान कौमी सूबा असम्बली ने बिल्कुल क्वेटा को नज़रअंदाज किया, लेकिन जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, सक्कर और दीगर शहरों में जो तरक्याती काम हुए, इस क्वेटा को वो तवज्जो नहीं दी गई। आज क्वेटा के शहरी, और आप ये इस चीज़ को भी देखें कि सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में सूबे भर के लोग साल 12 महीने रहते हैं। सिर्फ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या दीगर ऐसे जो वाक़यात उनके गमी खुशी के मौके पर वो अंदरूनी सूबा जाते। तो मैं कहता हूँ कि जितने अरकान असम्बली है बलूचिस्तान असम्बली के, उन सब पे क्वेटा का हक़ है कि वो अपने फ़ंड का एक ख़ास हिस्सा इस सूबाई दारुल हुकूमत पर लगाए, क्योंकि उनका जीना मरना अक्सर औकात वो यहाँ पर। आप ये बताएं कि आपने पिछले दौर हुकूमत की तो बात की कि उनकी कारकर्दगी शायद दुरुस्त नहीं थी, आपके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, तो इस बार क्या प्लानिंग है? आपके इलाके के वोटर्स क्या समझ रहे हैं, आप किसको कामयाब करने जा रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पे सियासी जमातें, उनके उम्मीदवार इस बार फिर सामने लाए गए हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मजबूत पोजीशन में हैं आपके हल्के में। तो आप क्या समझते हैं कि वाज़ेह अक्सरियत किन सियासी जमातों को यहाँ पे मिलने का इम्कान है? अब तक जिन लोगों से मैंने मुलाकात की है, उनका कहना है कि हम इस दफ़ा अपने उम्मीदवारों पर वाज़े करेंगे कि हमें, अगर आपने हमसे वोट लेना है तो हमें तरक्याती काम भी देने होंगे। मेज़ झूठे वादे, सब्ज़ बाग दिखाना, और इलेक्शन के दिनों में तो बड़े बड़े वादे करते लेकिन इलेक्शन के बाद वो नज़र नहीं आते। तो आवाम का ये फ़ैसला है कि हमने अभी भी उस लोगों का घेराव करना है, और इलेक्शन के बाद भी फिर हम अपने अवामी नुमाइंदों को अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। माजी में लोगों को इस चीज़ का वो नहीं था, अब लोग अपने अरकान असम्बली को नहीं छोड़ते, चाहे उसके घरों तक जाते, उसके दफ्तरों तक जाते। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम में जो शऊर आ चुका है वो अपने अरकान असम्बली से काम लेंगे। और फिर मेरा ये भी तवक्को है कि आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जितना आवाम इलेक्शन में ज़्यादा वोट डालेंगे तो उससे अच्छे इंतखाबी नताए जाएंगे, और फिर अरकान असम्बली भी जो उम्मीदवार कामयाब होते हैं वो फिर उसमें दिलचस्पी भी लेते। अगर एक इलाके में 1 लाख वोट हो और सिर्फ 20-30 हज़ार वोट कास्ट होंगे तो जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वो भी फिर इलाके की तरक्की पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, नाज़रीन से भी बात करते हैं। आप ये बताएं कि आप इस हल्के के वोटर हैं, तो जिस तरह आप बाकी यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ अपने शिकवे वगैरह किए हैं अवामी नुमाइंदों के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं, क्या इस इलाके में माजी में जिस तरह वादे किए गए थे आप लोगों के साथ, उनको किसी हद तक अमली जामा पहनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों के इलाके को जो है तरजीह दी और एक नज़रअंदाज नहीं की, क्योंकि सबसे पहले जो है हर कोई आते वादे करते हैं कि इस साल इस तरह कुछ नया करेंगे, मगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले आप हम लोग के रोड को देखो, गलियों को देखो और नालियों को देखो। ना सीवरेज का जो है यहाँ पे निज़ाम है, ना गैस का है, ना बिजली का है। सबसे पहले इन लोगों ने एक काम किया है, 2022 से लेके अभी तक इन लोगों ने सारे रोड तोड़ दिए, हम लोग को जो है घरों से बेघर कर दिए।
वो बिजली वादे करने थे, जो गैस के करने थे, जो वोट के सिलसिले में इन लोगों ने जो वादे हम लोगों से करने थे उन लोगों के तो वो लोग कर दिए, मगर अभी हम लोगों को सबसे पहले इन लोगों ने बेघर कर दिए। क्योंकि जो है हम लोगों के जो रोड पे घर थे इन लोगों ने पहले वो तोड़ दिए, फिर जो है हम लोगों के सीवरेज के जो पानी थे वो भी ख़त्म हो गए, सारे घरों में जा रहे हैं जो पीछे जो रोडों से नालियों में थे। अभी ना तो नाली का निज़ाम है, ना तो गैस का है, ना तो बिजली का है, ना तो जो है इन लोगों को अभी हम लोग इस तरह इन लोगों को वोट नहीं देंगे। सबसे पहले इन लोगों को इस तरह वादा करना चाहिए कि हम आपके जो है सड़कें बनाएंगे, कुशादा रोड बनाएंगे और आपके लिए जो है गैस और बिजली की जो है निज़ाम जो है सही करेंगे। इस वजह से तो अभी आप देख लो, हम लोगों ने पिछले साल भी इन लोगों को वोट दिए थे, इस साल भी वोट देंगे हम लोग जो है इसको ये वादे। अब ये आपने बात की ना कि मसाइल बढ़ रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है कि आप ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करते हैं जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते? अभी आपने बात की ना कि आप उन लोगों को वोट देंगे, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, आपकी तरजीहात क्या है इस बार? इस दफ़ा तो सबसे पहले इन लोगों के जो वादों पे जो है हम लोग इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि इस पहले भी ये लोगों ने ये वादे कर चुके हैं। अभी जो ये वादा करेंगे तो सबसे पहले उन लोगों को हम लोग देंगे वोट, तो उसको देख कर देंगे, ये बंदा काम करेगा, ये बंदा नहीं काम करेगा। सबसे पहले अख्तर हुसैन लांगो साहब जो हम लोगों को पहले जो है MP रह चुके, अभी देखो इन लोगों को वो आके हम लोग को निज़ाम दे के घर में जाके देखे गैस नहीं है, बिजली नहीं है और पानी नहीं है, और जो रोड पे जो एक बारिश में कतरा हो जाए हम लोग नालियों में जो क्या हम लोग मोजे कहते हैं वो यहाँ तक पहन के जाते, निकल नहीं सकते घर से। अगर निकले भी गाड़ी भी ख़राब, पानी भी ख़राब, इधर गाड़ी ख़राब, रिक्शा बंद है, गाड़ी बंद है। अब जो है यहाँ से वहाँ तक दे के वज़ीर आला तक जाके दे के, पिछले जो कबलन वज़ीर आला थे नवाब असलम साहब, वहाँ तक घर तक दे के सारा रोड का निज़ाम दरहम बरहम। आपके इलाके में बुनियादी तौर पर मसाइल क्या क्या हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में बहुत मसाइल है। अख्तर हुसैन लांगो साहब ने यहाँ पर ट्यूबवेल तो लगाया है, मगर ट्रांसफार्मर आज तक नहीं आया है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोडें ख़त्म है, नालियाँ ख़त्म है। फंड मिलता है, PSDP स्कीम इसको मिलता है, प्राइम मिनिस्टर इसको स्कीम देता है, इस्लामाबाद देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर कागज़ी कार्रवाई में वहाँ पर तो कंप्लीट है, फाइनेंस PND सब वहाँ पर तो सब कुछ है, मगर हम लोगों को कुछ आज तक ना मिला है। आते हमारे घर में, बैठते हमारे बैठक में, मिन्नत भी करते, रोटी भी हम लोग खिलाते, चाय भी पिलाते, इज़्ज़त भी करते। जब जीता बस ख़त्म हो गया किस्सा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या नहीं आता है? आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं जो आपकी नुमाइंदगी का हक नहीं रखते? मैं तो नहीं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। 12,000 के करीब वोट हासिल किए उन्होंने आपके हल्के से। बिल्कुल हासिल किए, मैंने नहीं दिए, न मैं दूंगा न मैं कभी दूंगा। काम नहीं करते, किसको दे दूं? कौन से कौम परस को दे दूं या इस्लाम परस को दे दूं? किसको दे दूं? या पाकिस्तान परस है कोई नहीं यहाँ पर, सब आजमाए चुके हैं। जाए सबके बंगले देखे बने हुए हैं, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, सब दुनिया को पता है। कुछ नहीं है, पोस्टें आते हैं, पैसे लेते हैं, इसकी में बिकते रिश्तेदारों को देते हैं, किसी को नहीं देते, अपनों को देते हैं। रिश्तेदारों, ठेकेदार भी अपना, सब कुछ अपना। हम गरीब लोग बस सही है, बस जाएंगे आएंगे, वही सुबह वही रात। इस बार क्या स्ट्रेटजी आपके इलाके में, आपके तमाम वोटर्स की क्या समझते हैं, किसको वोट देंगे आप? मेरे तो ख्याल है इस दफ़ा मेरे जो अपना ज़ाती राय है, सरदार रज़ावान बड़ेच के बेटे सरदार साहब, उसको तो देना है, मगर उसको गरेबान से पकड़ना है। वादा सब कुछ फिर छोड़ना नहीं हम लोगों ने, फिर उसने काम करना है हर हाल में। ये तो मैं तो यही बोल रहा हूँ। शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू सुनी नाज़रीन। कुछ और वोटर्स की अगर देखा जाए तो इनका भी मौक़िफ़ वही है जो इससे पहले दीगर वोटर्स का सामने आया है। इस इलाके के हवाले से, यहाँ के तरक्याती कामों के हवाले से और दीगर जो दरीना मसाइल हैं उनके हल के हवाले से इनकी जो तवक्कुआत थी, इनके बकौल उस पर साबका जो उम्मीदवार थे या जिस तरह यहाँ पे कामयाब उम्मीदवार थे अख्तर हुसैन लांगो, वो उनके उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके हैं। और अगर देखा जाए नाज़रीन, इस हल्के में ये एक वसी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, बहुत
کنجسٹڈ آبادی ہے اس علاقے کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو مسائل ہیں اس علاقے کے یقیناً یہ کوئی 4-5 سال کے مسائل تو نہیں ہیں. یہاں کی جو حالت زار ہے وہ اس قدر تباہ حال ہے کہ یہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران شاید یہاں پہ ترقیاتی کام اس طرح نہیں ہوئے جس طرح توقع کی جا رہی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے، منتخب عوامی نمائندوں سے. اس صورتحال کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم اس حلقے کے دیگر مختلف حصوں کا بھی وزٹ کریں گے، وہاں بھی جائیں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے اور جو مختلف ووٹرز ہیں ان سے ان کی رائے جانیں گے. اسی طرح یہاں پہ جو عوامی نمائندے اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ہوں یا آزاد حیثیت میں ہوں، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آئیے چلتے ہیں مختلف علاقوں کی جانب. ہم موجود ہیں اس علاقے کے ایک اور اہم امیدوار جو کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، PB 43 سے، سردار ادریس بڑیچ. ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا منشور لے کر آئے ہیں عوام کے پاس. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس حلقے میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے اس بار عوامی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے حلقے میں مسائل بہت زیادہ ہیں. لوگوں کی جو توقعات تھی، شاید صاحب کا جو امیدوار تھے جس طرح وہ کامیاب ہوئے ان سے وہ پورے نہیں ہو پائے ان کی امیدیں. کیا نیا موٹو لے کر آئے ہیں آپ؟ لوگوں کے مسائل کو کس طرح ایڈریس کریں گے اور کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی؟ اصل میں میرے نظر میں ہمارا کام ان ترقیاتی کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب چونکہ جڑ چکا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ MPs نے کام نہیں کیا، سابقہ میں سے واپس ہم خود بھی ہیں. MPA اس کو تجویز کر سکتا ہے، ان کو بتا سکتا ہے، ان کو ایک نشاندہی کر سکتا ہے، ان کو یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے وہ ایڈریس، لیکن ایڈریس یہی لوگ کریں گے، ڈپارٹمنٹس کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا کام اصل میں قانون سازی ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، تاکہ ان کے لیے اپنے دفاتر میں، ان کے مشکلات میں، روزمرہ زندگی میں ان کے لیے آسانیاں بن سکے. ہم ڈیم پرپوز کر سکتے ہیں. اب ہمیں مسئلہ یہ، میں کاؤنسلر رہ چکا ہوں، جو میرا کاؤنسلر کا کام تھا اب لوگ مجھ سے وہی توقع رکھ رہے ہیں کہ میں ایسا MPA بھی وہ سارے کام کروں، ان کے روڈ کا، ان کی بجلی کا. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ان کا بیسک رائٹ ہے، یہ ان کو سرکار نے دینا ہے، چاہے ان کے بجلی کا ہو، چاہے گیس کا ہو، چاہے پانی کا ہو، چاہے سیوریج کا ہو، چاہے اسی طرح کی باقی مشکلات ہوں. یہ ہم نے ان کو دینا ہے بحیثیت سرکار، یا اگر میں سرکار میں ہوں یا نہ ہوں، یہ سرکار کا فرض ہے کہ یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ہمیں اس سیاست سے تھوڑا سا بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. ہمیں اب چونکہ مسئلہ یہ کہ یہ ہمارے گلے میں پڑ چکا ہے، میری امید یہ ہے کہ میں جو بھی ہوں گا، میری عوام MPA ہوگی، میں نہیں ہوں گا. میں ترجیحات کیا ہوں گی آپ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حلقے میں، اور خاص کر چونکہ آپ کا حلقہ قومی اسمبلی کی حدود میں بھی آتا ہے، NA 263 کی حدود میں، جو کہ بہت اہم حلقہ ہے بلوچستان قومی اسمبلی کا. تو آپ کے خیال میں مسائل تو یقیناً بلوچستان کے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہوں گی. تو یہ جو دیرینہ معاملات ہیں صوبے کے، اس فورم پہ آپ کس طرح اجاگر کریں گے؟ ان سب کا حل کوئٹہ کا ماسٹر پلان ہے کہ آپ اس ماسٹر پلان کو بنائیں، کوئٹہ کو ایسا پلان، اس کی ترقی کریں، اس کو اثر نو بنائیں. یہ ادریس یا کسی ایک MPA فنڈ کو ایک طرف کھینچے، دوسرا MPA دوسری طرف کھینچے، یہ اس کا حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم بحیثیت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کوئٹہ کو اسی طرح شہر بنانا چاہتے ہیں جو 30 سال پہلے تھا، جس کو سرکار چلاتا تھا، ہم تجویز دیتے تھے. بحیثیت MPA، بحیثیت نمائندے ہم تجویز دیں گے، چلائیں گے وہی لوگ. اور یہ میں MPA یا MNA وہ قانون سازی کرے گا. کاؤنسلرز، لوکل گورنمنٹ، لوکل باڈیز یہ کام کریں گی، انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ہوں گی، عوام کے ساتھ ہوں گی، اور ہم ان کے سپرویژن کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کی مشکلات اجاگر کریں گے اسمبلی میں تاکہ وہ اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. ادریس صاحب یہ ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بلوچستان میں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک میں صورتحال سامنے آئی ہے. سیاسی گہما گہمی ان حالات، ان دنوں کی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کتنا کلوز ہے الیکشن کیمپین جس طرح ہونا چاہیے، ٹائم بہت نزدیک آ رہا ہے انتخابات کا، لیکن اس کے باوجود وہ گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں میری نظر میں عوام اب کافی حد تک سمجھتی ہے چیزوں کو، اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں مختلف میڈیا کے، اس کے توسط سے لوگ اب خود سمجھ رہے، بنسبت یہ کہ میں گاڑی میں جا کر وہاں پہ ان کے کمروں میں بیٹھوں، ان کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہوں، وہ نسبتاً اس کو میڈیا سے ہی اپنا ایک وہ کر لیتے ہیں. میرے خیال میں سے گہما گہمی ہے، کافی حد تک ہے،
ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी चूँकि एक बड़ी अहम सियासी जमात है पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात है पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी, और आप सबका दौर में इक़्तिदार का भी हिस्सा रहे हैं और एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ आपकी जमात बलूचिस्तान की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी। उन दिनों में भी यकीनन मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे बलूचिस्तान के, लेकिन बलूचिस्तान की आवाज़ को मरकज़ में पहुँचाने की हद तक जहाँ तक बातें हुई, जिस तरह तवक्कुआत वाबस्ता की गई आपकी जमात से भी और दीगर जमातों से भी, वो उस तरह वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। आवाम उस पर कोई ज़्यादा मुतमईन देखने में नहीं आ रहे हैं, उसकी क्या वजह देखते हैं? ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मेरे नज़र में उसका जवाब आप सिर्फ वो असेंबली के इलेक्ट्रल रोल्स को देख लें कि हमारे कितने सीट्स हैं। हम 3 सीट जीत कर उनको क्या समझा सकेंगे? जो 350 लोग बैठे होते हैं उनमें हमारे 3 लोगों की आवाज़ कितनी ऊंची हो सकती है? एक तवाना आवाज़ हमारे पास महमूद खान अचकज़ई थे, उन्होंने काफ़ी हद तक एड्रेस करने की कोशिश की। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अलगिलानी रोड पर। ये सूबाई दल हुकूमत कोयटा के हल्का जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है PB 43 उसके हदूद में आते हैं। यहाँ से जो उम्मीदवार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नसीम उर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इस बार इंतखाबात में उन्होंने तरजीहात क्या रखी हैं और आवाम के पास वो कौन सा मंशूर लेके जा रहे हैं। नसीम उर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आप माजी में भी मुख्तलिफ हल्कों से इंतखाब लड़ते रहे हैं और इस बार आपने सूबाई असम्बली की ये जो नशिस्त है यहाँ से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तरजीहात क्या रखी हैं आपके मंशूर में? आपने किन किन उमूर को तरजीहात का हिस्सा बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच TV का मशकूर हूँ जो हम तक पहुँचे और आवाम तक पहुँचे। हमारा पैगाम इंशाल्लाह ज़रूर वो आवाम को देंगे इंशाल्लाह, और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मैं बस इतनी सी बात करूँगा कि मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नून पाकिस्तान की बानी जमात है। नून मुस्लिम लीग का मंशूर भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं उस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल दूँगा कि साबका अदवार में जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद मिल्लत, कायद पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अपने जो उन्होंने दौर गुजारे थे, उन अगर दौरों को देखा जाए, अदवार को देखा जाए, तो उन अदवार में उन्होंने मोटरवेज़, उन्होंने सेहत पे काम किया, उन्होंने अपने हमसाया ममालिक के साथ उन्होंने बड़े अच्छे राब्ते रखे। उन्होंने जो है तालीम को, सेहत को, रोड्स को, मोटरवेज़ को उन्होंने तरजीहात दी। सबसे बढ़ के उन्होंने हमारे अपने इस पसमानदा सूबा बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने नज़र गौर किया और गवादर से उन्होंने स्कीम शुरू की, काम शुरू किया और मेरा ख्याल खैबर तक लेके गए वो उस काम को। वो तो हमारे नसीब ख़राब थे, पाकिस्तान के लोगों को जो है तकलीफ़ पहुंची कि वो काम अधूरा रह गया हमारा। अगर उस वक्त को पूरा कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान कितना खुशहाल होता, मैं इस बात को आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। बारगैफ एक बार तो हम फिर आवाम की अदालत में आए हैं और आवाम की पुरजोश ख्वाहिश के ऊपर और आवाम की पुरजोश जज्बे के ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को, सूबा बलूचिस्तान की आवाम को और बिलखसूस अपने कोयटा हल्का 43 की आवाम को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये हजरात हमको अपने कीमती वोट से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में तरक्की का, समाज में इंसाफ का, सेहत का और जितने भी हमारे नामुकम्मल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने का दिन आ रहा है। और हम भी ऐद करते हैं कि अल्लाह में मौका दे, हम अपने पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, कोयटा की आवाम की खिदमत करें। नसीम उर रहमान साहब, अब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की आवाम, आपने बलूचिस्तान की देरीना मसाइल की भी गुफ्तगू बात की, यहाँ के जो मामलात हैं माजी में जिस तरह एड्रेस करना चाहिए था शायद उस पैमाने पर वो मामलात एड्रेस नहीं हुए, जिसकी वजह से अवाम में कुछ मायूसी भी पाई जाती है। और ये जो मौजूदा इंतखाबात आने वाले आ रहे हैं, इन इंतखाबात के हवाले से भी वो सियासी गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही जिस तरह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद सामने आएगी। इसकी वजूहात क्या देखते हैं और आपके ख्याल में आवाम की ये जो मायूसी है इसको दूर करने के लिए आपकी क्या तरजीहात होगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आवाम की जो अदम दिलचस्पी है और साबका अदवार को अगर आप देखा जाए, हमारी जो पिछली हुकूमत
गई, खुदा हाफिज हो गई। आप उसको देखें कि उस हुकूमत ने हमारे यहाँ भी जो है क्या अमल किया। जो हमारी पाकिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में उनके लोग मौजूद थे, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कत्तन आवाम को, हाँ उन्होंने फांसी डिलीवर की, उन्होंने बदअमनी डिलीवर की, उन्होंने 9 मई का शर्मनाक वाक़या उन्होंने जो है उन्होंने डिलीवर किया आवाम को। मैं कहता हूँ उन्होंने जो 9 मई का वाक़या किया वो नाकाबिल कबूल वाक़या है। उस वाक़े में हम उन तमाम इदारों के साथ हैं, हम उन तमाम अदालतों के साथ हैं, हम उन तमाम मुकला के साथ हैं जो उनको वहाँ पर पनिश करने के, सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कोयटा के कौमी असम्बली की जो नशिस्त है NA 263 की हदूद में मौजूद हैं। ये नशिस्त जो है ये सूबाई असम्बली की नशिस्त कोयटा की जो PB 42 है उसकी हदूद में भी आती है और यहाँ पे भी मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और ख़ासकर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद दाऊद आगा जो कि बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर भी रहे हैं और उनकी यहाँ पे जो सियासी विजन है उसको ज़्यादा पजीराई इस इलाके में हासिल है, इसीलिए इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी पोजीशन इस इलाके में स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पहुँचे हैं, इस इलाके के मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और दाऊद आगा से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे जान सके कि इस बार उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा दस्तूर और कौन सा नया पहलू आवाम को दिखाया है ताकि वो उनको यहाँ पे उनकी कामयाबी के लिए किरदार अदा कर सकें। आगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस बार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस हल्के में, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं, हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आप किस नए एजेंडे के तहत, किस नए मंशूर के तहत और किन नए ऐलानात या वादों के तहत आवाम के साथ रब्ता कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया गनी साहब। एक्चुअली बात यह है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हज़ारा नशीन इलाकों में बिलखसूस सलमदार रोड और हज़ारा टाउन में एक समा बन रही है। इससे पहले जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ सबको पता है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ। 18वीं तरमीम के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी। आपने देखा होगा 2 दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैंडेट मिली, लेकिन उस वक़्त कानून ये नहीं था और 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 1.5 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डिज़ाल्व किया गया, सदारती हुक्म। अब जब से 18वीं तरमीम का इतलाक़ हुआ है, पार्लियामेंट ने उसको मंजूर कराया, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल डिलीवर करेगी। 2008 से 2013 का जो मामला था और बिलखसूस मुल्की हालात जिस नहज पे पहुंच चुकी थी, उस वक़्त मैं बलूचिस्तान के तमाम शियों का सरबराही करता था। मुझे पता है कि मेरे शिया कौम, मेरे हज़ारा कौम के साथ कोयटा में क्या हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो कुछ हुआ, यहाँ पर पश्तूनों के साथ कुछ हुआ, यहाँ पर बलोचों के साथ जो कुछ हुआ, टारगेट किलिंग है, सेटलर्स के साथ जिनके कत्लेआम बेदर्दी से कत्लेआम की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी। हमारी जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, यहाँ की मईशत, पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हुई है। आप माजी में जाकर देखें, यहाँ पाकिस्तानियों को बेहद रोज़गार मिली है, सरकारी मुलाजमतें मिली हैं। आज जितने भी आप देखते हैं ये सारे पीपल्स पार्टी के दौर में इक़दाम हुए। मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देगी, तो इंशाल्लाह जो मुश्किलात है इस वक्त, बिलखसूस महंगाई, नाइंसाफ़ी, बदअमनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद शहीदों की पार्टी है, हज़ारा कौम भी शहीदों का वारिस है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुल्क में अमन व अमान का जो सूरत हाल है उसको मज़ीद अपने इदारों के साथ मिलकर इसको मज़ीद बेहतर करें और मुल्क को खुशहाली की तरफ और मुल्क को इंसाफ की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सैयद दाऊद आगा की जो कि सूबाई असम्बली की इस नशिस्त पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे यहाँ पे ऐलानात भी किए कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो अवामी जो मसाइल हैं उनको अपनी तरजीहात में रखेंगे ताकि लोगों के साथ जो अब किए गए वादे हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। इस वक्त हम इस हल्के के एक और हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ, जिस तरह हमने पहले भी मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ
रिपोर्टर से उनकी राय जानने की कोशिश की, उनकी तवक्कुआत के हवाले से भी और मुख्तलिफ जो साबका उम्मीदवार थे उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, जो कि बलूचिस्तान में जो एक अहम जमात है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके सरबराह हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं बलूचिस्तान की साबका हुकूमत में। उनसे जानते हैं कि वो इस इलाके में दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने वोटर्स के सामने कौन सा मशरूर पेश किया है। खालिक सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि इंतखाबात के हवाले से जिस तरह अमूमन मुख्तलिफ ऐलानात सामने आते हैं, मुख्तलिफ मंशूर पेश किए जाते हैं, इस बार आपने आवाम से जो रब्ता किया है, आपके मंशूर में तरजीहात क्या हैं जो आपने सामने रखी हैं? देखिए, मैं आवाम के सामने जो है अपनी साबिक़ा कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और ख़ासकर अपने आवाम के सामने पेश हो चुका हूँ। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सब गवाह है, आप सारे गवाह है कि कोयटा शहर में या बलूचिस्तान में जिस तरह का डिलीवर जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों नुमाइंदों ने किया है, किसी ने नहीं किया। किसी भी शोबे के हवाले से देख ले, आप एजुकेशन के हवाले से आप पूछ ले, आप वाटर सप्लाई के हवाले से आप एनर्जी के हवाले से आप पूछ ले, डेवलपमेंट काम के हवाले से और मयारी कामों के हवाले से। और ख़ुसूसन हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स थे, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, कल्चर, टूरिज़म, आर्काइव, उसमें जो जितना काम हमने यूथ के हवाले से यूथ को प्रमोट किया और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, शायद बलूचिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पूरे बलूचिस्तान में 33 अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। हमने जो है मतलब मेगा इवेंट्स, जो हिस्ट्री का मेगा इवेंट्स था 19 साल के बाद जो है मतलब आप देखें नेशनल गेम्स हमने कराया, नेशनल चैम्पियनशिप फुटबॉल का 4 मरतबा हमने करवाया कोयटा शहर में, 2 मरतबा हमने स्क्वाश का करवाया नेशनल चैम्पियनशिप। 30 साल के बाद बैडमिंटन का जो है मतलब हमने नेशनल चैम्पियनशिप, उशो का हमने 3 मरतबा नेशनल चैम्पियनशिप कराया, कराटे के किया, बॉडी बिल्डिंग का किया, मतलब टेबल टेनिस, हॉकी, आर्चरी, यानी हर इवेंट्स में मैं ये समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में जिस तरह से डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर और आर्टिस्टों के हवाले से, कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से हमने इंडोवमेंट फ़ंड, आर्टिस्ट इंडोवमेंट फ़ंड बनाया जिसमें 30-30 हज़ार रुपये गरीब आर्टिस्टों को मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। वो सिर्फ जो है मतलब हमारी डिपार्टमेंट की बदौलत हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि हम अपनी साबिक़ा सारी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए हम आवाम के सामने आए हैं और आवाम से हमारी तवक्को यही है कि वो हमारी पार्टी को जो है बहुत ज़ोर शोर से वोट भी देंगे और हमारी पार्टी मंशूर को भी सराहेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ जो है साबिक़ा सालों में मैं काउंसलर भी रह चुका हूँ, नायब नाजिम ज़रगुन टाउन यूनियन नाजिम रह चुका हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है लोकल गवर्नमेंट में है। मेरी कोशिश ये है कि इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचा दें, हर सूरत में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है मतलब फंक्शनलाइज करे और इसको हरकत में लाए। यूथ हमारी प्रियोरिटी है और यूथ की प्रमोशन भी हमारी प्रियोरिटी है। खालिक हज़ारा साहब, आपके इलाके में और बिलखसूस अगर हम बात करें कि ये जो हल्का है ये NA 263 की हदूद में भी आता है और ज़ाहिर तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। बलूचिस्तान के मसाइल माजी की निस्बत अगर देखा जाए तो बड़े हैं, कम नहीं हुए। लोगों की जो तवक्कुआत थी आप जैसे अवामी नुमाइंदों से, आप क्या समझते हैं कि माजी में वो तवक्कुआत पूरी क्यों नहीं हो सकी? आपने स्पोर्ट्स के हवाले से तो गुफ्तगू की, यकीनन शानदार कारकर्दगी रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह अवामी नुमाइंदों की तवक्कुआत थी पार्लियामान पर बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, जिस तरह सूबे के देरीना जो मामलात हैं उनको जिस तरह एड्रेस करने की ज़रूरत थी, आप क्या समझते हैं क्या वो उन तवक्कुआत पर बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो पूरे उतरे हैं? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरा एक ईमान है, यहाँ पे मीडिया में ये प्रोग्राम भी चला है हमारे हवाले से, दोनों नुमाइंदों के हवाले से, कि अगर पूरे बलूचिस्तान में इन HDP के नुमाइंदों की तरह अगर कोई काम करे तो बलूचिस्तान में गुल गुलजार होगा, काम भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप आ जाए और ये हम लोग जो इलेक्टेबल्स ला रहे हैं, ये बार बार जो हम आजमा रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि नए जो है मतलब ऐसे अशख़ास को जो ग्रास रूट लेवल से आया हो, जो मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, जो कुछ समझते हैं, तो आप उनको अगर लाएंगे तो यकीनी तौर पर जो है आप कुछ डिलीवर कर पाएंगे। जो है अब्दुल खालिक साहब, ये बताइएगा कि आप अगर मुंतखब होते हैं अपने हल्के में दोबारा,
आपकी तरजीहात क्या होंगी इस हल्के के हवाले से? देखिए मैं अगर अपने इस एरिया में आपको बता दूं, यहाँ पे वाटर सप्लाई कोटे का टॉप का भी वाटर सप्लाई यही पे है। जो है एनर्जी के हवाले से जो है गैस सप्लाई जो है सबसे बेहतर 80% तकरीबन 75% हज़ारा टाउन में और मरियाबाद में गैस का प्रॉब्लम नहीं है। आप एनर्जी के हवाले से अगर आप बिजली की लोड शेडिंग या कोई ट्रांसफार्मर, हमने 100 के करीब ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। पहले मेरे हल्के के साथ जो ये एरिया चार्ज 7 के साथ चार्ज 8 और चार्ज 9 था, जो पश्तूनाबाद का इलाका है। मैंने अरबों के लिहाज से अरबों रुपए जो है मतलब पश्तूनाबाद एरिया में काम किए। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है मतलब उनका गिला यही था कि जो भी नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं पश्तूनाबाद को निगलेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमने इग्नोर नहीं किया, हमने निगलेक्ट नहीं किया। सूरत में काम हुआ है बराबरी तरीके से जो है मतलब पश्तून एरिया में भी। अभी मेरे साथ जो है कैंट एरिया और मेरे हल्के के साथ कैंट और दूसरा जो है ये एरिया टच हुआ है कैंट और बाज़ार का मेन सिटी एरिया है जो है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी यही होगी कि कोयटा शहर की डेवलपमेंट के हवाले से हर वो मास्टर प्लान बनाया जाए जो कोयटा शहर को कम से कम एक यूनिक जो है शहर बनाने की हम कोशिश करें। ये इस तरह नहीं हो सकते। हमारे MNAs और MPs का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। 3 हल्कों पर मुश्तमिल 41, 42, 43 में 263 बन रहा है, NA 263 बन रहा है। अगर इन 3 हल्कों में कुछ ऐसे बंदे आएंगे, कुछ ऐसे नुमाइंदे आएंगे, कुछ ऐसे पार्टियों के नुमाइंदे आएंगे जो यकीनी तौर पर काम करने का सकत रखता हो, हौसला रखता हो और हिम्मत रखता हो, तो यकीनी तौर पर हम कोयटा शहर की तकदीर को बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल खालिक हज़ारा साहब की। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह हैं और इस हल्के में भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दोबारा। बलूचिस्तान के इस हल्के के साथ साथ कोयटा के दीगर मुख्तलिफ जो हल्के हैं सूबाई असम्बली के, इसी तरह कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर अवामी नुमाइंदों से लोगों के क्या तवक्कुआत हैं और इस बार क्या क्या नए मुतालबात लोगों के सामने आए हैं और तरजीहात क्या होंगी अवामी नुमाइंदों की, ये तमाम जो मौक़िफ़ है ये आपके सामने हमने पेश किया। और हमारी कोशिश ये होगी कि बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की दीगर जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएँ और इस सूरत हाल को उनकी नज़र के हवाले से भी आप मज़ीद इसका अहाता कर सकें। आइए आपको लिए चलते हैं इस हल्के के एक और इलाके की जानिब। नाजरीन, इस हल्के के एक और इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले इन इंतखाबात के हवाले से उनकी अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं। अब ये बताइएगा कि आपके हल्के में भी माज़ी की तरह मुख्तलिफ लोग इस बार भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ज़ाहिर तवक्कुआत होती हैं अवाम की अपने अवामी नुमाइंदों से। आपके पास जो मंशूर लेकर आया गया है, मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जो मंशूर पेश किया गया है वोट के असूल के लिए, उसको किस तरह आप देखते हैं? मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह वो देखता हूँ। हमारे हल्का 42 में तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे खड़े हैं और इससे पहले भी था, और इस दफ़ा हम भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर हिमायत करते हैं। वो सरदार सनाउल्लाह ज़ेहरी के खासकर बलूचिस्तान के सदर की क़यादत, उसके हम भरपूर पहले भी उनके साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं। वजूहात क्या है, आपने पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला क्यों किया है? क्योंकि इससे पहले भी हमने दूसरे पार्टियों को भी इस तरह वोट देकर बहुत वो किए। इस दफ़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने दिए, शायद गरीब आवाम के लिए कुछ आसानी पड़े, महंगाई ख़त्म हुए, बेरोज़गारी ख़त्म हुए। हमारे सबसे बड़ा उम्मीद यही है। अब ये बताएंगे आपके इलाके में जो उम्मीदवार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपने उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं? जनाब, ये इलाके में गरीब आवाम के हकूक़ के लिए लड़े, ठीक है नहीं। ये तो पिछली जो आया तो जो जैसा जरदारी साहब ने खबरें में एक दिन का कमदर्द के हाथों में, ठीक है नहीं, ये पूरा गवर्नमेंट ये हुआ था, गरीब आवाम के लिए कुछ काम नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे MPA जो है अभी कामयाब जो रहे सैयद दाऊद आका, इंशाल्लाह हाँ गरीब आवाम के इलाका गरीब आवाम के लिए काम करेंगे, ठीक है नहीं। और इस गरीब आवाम में क्या मकसद कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं रोटी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया और काम करेंगे।
इंशाल्लाह। आपके इलाके में बुनियादी तौर पर मसाइल क्या हैं? ऐसे क्या मसाइल हैं जिसके बारे में आपकी ये ख्याल है कि जो नए नुमाइंदे आपके मुंतखब होकर आएंगे वो तरजीहात में उन मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे? जनाब, ये हमारे तवक़्क़ात यही है कि यहाँ पे जो गुर्बत में डूबा हुए हैं, हर एक आए हैं, लोगों को लूट कर चला गया। अभी यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ के अभी जो हमारी उम्मीद है दाऊद आगा है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी से कामयाब करेंगे। और नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब जो इलाके में गरीब आवाम के लिए बहुत काम किया, हम लोगों के लिए, मैं उसका ख़ास से माविन ख़ास भी हूँ। मिर्ज़ा हुसैन हज़ारा मेरा नाम है। मैं ख़ुद 2 बार तमग़ा इम्तियाज़ और एक्सलेंस अवार्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान से लिए। माजी में आपके हलके में जो लोग कामयाब होते रहे हैं उनकी कारकर्दगी किस तरह रही? क्या आप उनसे मुतमिन रहे हैं? जब कारकर्दगी नील बट नील जनाब, वहाँ पे हमारे कम्प्लेक्स है, वहाँ 20 करोड़ रुपया वहाँ वो लगाए मैं। अल्लाह के बंदे 20 करोड़, इस लोगों ने 20 मिलियन रुपया वो वहाँ एक चढ़े के लिए खाली लगाए। लूटमार शुरू है, मतलब खाओ पियो पकड़ाई मत दो। खालिक हज़ारा, अभी उसका हज़ारा मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अब्दुल खालिक उसके शनाख्त कार्ड पे लिखा है, मेरे नाम पे लिखा है मिर्ज़ा हुसैन हज़ारा, इस्लामाबाद से आया हुआ। ठीक है नहीं, मैं जनाब ऐसे जो गरीबों के लिए काम नहीं करते और खाली अपनी ज़ाती मफादात के लिए काम करके वो लूटमार करके चले जाते। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस हल्के के मुख्तलिफ वोटर्स की भी, और इसी तरह जो मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे हैं जो इंतखाब लड़ रहे हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की। यहाँ पे मुख्तलिफ मौक़िफ़ लोगों का जो है सामने आया। कुछ लोग शिकवे करते हुए दिखाई दिए, कुछ लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, कुछ ऐसी ही सूरत हाल दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी इस हल्के की हमने देखी है। उम्मीद ये की जा सकती है कि यहाँ पर जो भी वोटर्स होंगे वो ऐसे अवामी नुमाइंदों के इंतखाब के लिए किरदार अदा करेंगे जो कि हकीकी मानों में उनकी नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की अहलियत रखते हैं और इस मुल्क की और ख़ासकर कौम की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैसला जो है वो होगा जमहूर का या फ़ैसला चलेगा जमहूर का।